हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन करवा रहा हूं और उसमें हम 1 बाय 1 करके मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इन मॉक टेस्ट का जो भी सॉल्यूशन है वो आप डिस्कशन ग्रुप में जो है वो देख सकते हो और अपने जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी वहाँ पर आप भेज सकते हो, चेक कर सकते हो कि भाई आपकी आंसर किस तरह से सटीक है या नहीं है। तो वो एक डिस्कशन वहाँ पर हो जाता है। और अभी तक हमारे 3 मॉक टेस्ट हुए हैं सब्जेक्टिव पेपर के। आज हमारा 4th मॉक टेस्ट है और इसमें देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन हमारे लिए पूछे गए हैं। तो ये सिर्फ हमारी प्रैक्टिस है, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं पेपर। यहाँ पर आपके पास सेक्शन नंबर ए है जिसमें 6 × 5 यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स के हैं और आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। और ये 5 क्वेश्चन मतलब ये है कि हर एक क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के अकॉर्डिंगली लिखना है, ठीक है। अब आपका जो सब्जेक्टिव पेपर आएगा उसमें भी इसी तरह से चीज़ें होंगी कि क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज समझनी है और प्लस आपको ये देखना है कि कितना उसका वर्ड लिमिट है, कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है। तो ऑटोमेटिकली हमें राइटिंग प्रैक्टिस तो इस तरह से ही करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट क्या है आपके पास क्वेश्चन कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है एन एसएससी इज़ नॉट ओनली लाइबल टू रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम फॉर टैक्स पर्पस बट हिज लाइबिलिटी मे एक्सटेंड टू इनकम ऑफ अदर पर्सन आल्सो। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट कि एक करदाता कर के उद्देश्य से ही अपनी आय के लिए दायबद्ध नहीं है बल्कि उसकी दायता बढ़ सकती है अगर उसकी आय किसी दूसरों के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है भाई वो आपका क्लबिंग ऑफ इनकम का है, ठीक है। यानी अगर आपने अपने इनकम को किसी दूसरे के साथ शेयर कर रखा है तो वहाँ पर आपके इनकम को क्लब कर दिया जाता है और फिर वो इनकम आपकी टोटल हो जाती है और उस टोटल इनकम में से आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविज़न से पूछा गया है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछा है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। फिर क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है, इसी में एक्सप्लेन ब्रीफली द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल कि हमें बताना है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो किस तरीके से एक टेक्निक की तरह यूज होती है जब आप कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। यानी कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो और मैक्सिमम जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो हम कर सकें, इसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये बनता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस तरह से कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है वो हमें बताना है। इसी में आपका नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन है कि डिस्कस द रोल ऑफ सेबी इन रिलेशन टू इन्वेस्टर प्रोडक्शन। आप लोगों ने जो है वो पार्ट पढ़े हैं कि सेबी जब फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसमें 3 अलग अलग कैटेगरी में हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका प्रोटेक्शन से रिलेटेड फंक्शन है कि भाई इन्वेस्टर को किस तरह से सेबी प्रोटेक्ट कर रही है, तो उस फंक्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और पॉइंट हाइलाइटर बना कर के आप एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेहतर हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, या इवन यूँ कहें कि हमारा जो मार्क्स आएंगे वो ज़्यादा बढ़िया तरह से आ सकते हैं। उसके बाद डी जो पार्ट है उसमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ टैक्स ऑडिट एंड एग्जामिन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच टैक्स ऑडिट इज़ मैंडेटरी कि टैक्स ऑडिट क्या है और इसमें बताना है कि भाई आपको नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि वहाँ टैक्स ऑडिट मैंडेटरी होता है। यानी अगर आप टैक्स ऑडिट को मैंडेटरी तरीके से कर सकते हैं तो उसमें आपका नेचर क्या रहेगा, टैक्स ऑडिट किस तरह से होगा, उसको लेकर ये क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑडिटिंग से हमारा ये क्वेश्चन आया है, अकाउंट एंड ऑडिटिंग जो यूनिट है। तो यहाँ पर इसमें ये पूछा भी गया है कि भाई वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जहाँ पर टैक्स ऑडिट करना जो है वो कंपलसरी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर हम आगे बढ़ें तो उसमें ई पार्ट है क्वेश्चन
कि डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपने नेट प्रॉफिट के बारे में सुना है। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। तो नेट प्रॉफिट हम किस तरह से निकालते हैं, कैसे उसकी कैलकुलेशन है, वो आप इसमें बताएंगे। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से किस तरह कैश फ्लो की एंट्रीज हम कर रहे हैं, कैसे हमें पता लगता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश हमें जनरेट हो रहा है या फिर कैश हमें मिल रहा है। तो उस दोनों पार्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और आप यहाँ डिफरेंस जो है वो सोल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। बाकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल ही न्यूमेरिक है। देखो क्या दिया हुआ है। देयर इज़ टू फर्म एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड सेल द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट। कि दो फर्म हैं जिसमें एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड है, दोनों क्या कर रही हैं, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रही हैं और उनकी मार्केट भी सेम है फॉर द ईयर 2020 से 21। और उसमें प्रॉफिट हमें दिए हैं। एक तरफ सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है एक्स लिमिटेड का, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है और उसका बजटेड प्रॉफिट है। दूसरी तरफ वाई लिमिटेड का सेम डाटा दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें आपको ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन करनी है। तो सिंपल आप ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। सेकंड, स्टेट विच फर्म इज़ लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। कि भाई इनमें से कौन सी फर्म है जो ग्रेटर प्रॉफिट कमाती है। अगर ये कंडीशन है, देयर इज़ हैवी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, कि अगर डिमांड ज़्यादा है, और दूसरा देयर इज़ लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, और अगर डिमांड कम है। दोनों केसेस में हमें ये बताना होगा कि किस तरीके से वो इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन दिया होगा। बी पार्ट है, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रपोजिशन मेड इन मोडिग्लानी एंड मिलर अप्रोच इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर एमएम अप्रोच को एक्सप्लेन करना है, उसके क्या अजम्पशंस हैं, क्या उसके मेथड हैं, वो एक्सप्लेन यहाँ पर करेंगे। ये पूरा पेपर बड़े ही बेहतरीन तरीके से है, सारी चीज़ें अच्छे से हैं। तो अच्छे से आप इसे एक्सप्लेन करिए अपनी कॉपी में, रजिस्टर में, जहाँ भी प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आंसर राइटिंग वगैरह अच्छे से डिस्कशन भी करना है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। मैं व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। बॉयज़ एंड गर्ल दोनों के लिए अलग अलग से ग्रुप बने हैं। तो वहाँ पर स्टूडेंट सारे कैंडिडेट अपने आंसर्स भी भेजते हैं ताकि हम डिस्कशन कर पाएँ। तो वो सब चीज़ें भी चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ प्रोडक्ट पास थ्रू 3 प्रोसेस। कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो 3 प्रोसेस में है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। देयर इज़ अ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल वेस्टेज भी होती है, 3% होती है अगर 25 पैसे पर यूनिट है फर्स्ट प्रोसेस में। और फिर सेकंड प्रोसेस में 6% वेस्टेज है, 50 पैसे पर यूनिट यहाँ सेल वैल्यू है। थर्ड प्रोसेस में 10% के वेस्टेज है और सेल वैल्यू 1 पर यूनिट है, ठीक है। इस तरह से आपको चीज़ें दी गई हैं। फिर कह रहा है देयर इज़ 15,000 यूनिट्स ऑफ क्रूड मटेरियल वर इनिशियली प्रोड्यूस इन प्रोसेस 1 एट द रेट ऑफ ₹1 पर यूनिट एंड द अदर एक्सपेंस वर एज फॉलो। इसके अलावा हमारे जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो इस तरह हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। फिर उसके बाद आउटपुट दिया हुआ है प्रोसेस 1 का, प्रोसेस 2 का एंड प्रोसेस 3 का। और फिर कह रहा है प्रिपेयर अ प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट एंड एबनॉर्मल वेस्टेज एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। पूरा प्रोसेस अकाउंटिंग जो है वो यहाँ पर रिवाइज आपका हो सकता है अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रोसेस अकाउंट्स तो बनाने ही हैं लेकिन साथ में एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस को लेकर जो अकाउंट है वो भी बनाने हैं। हिंदी एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूट द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी एज पर वॉल्टर मॉडल वेयर एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर इज़ 8 एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ 15%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
20%, डिविडेंड पे आउट रेशो 100%, 50% एंड 0%। तो यहाँ पर आपको वोल्टर मॉडल के अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशन करनी है डिविडेंड को लेकर। बी पार्ट है इसी क्वेश्चन में, इवेलुएटिंग द रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। जो आपकी CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनका फंक्शन यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो उन फंक्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखिए जब भी आपको थियरी में क्वेश्चन आते हैं तो पॉइंट हाईलाइट ज़रूर करें, यानी आप अपने पॉइंट के अंदर ही एक्सप्लेनेशन करें, बगैर उसके फिर वो काम नहीं चलेगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है सैलरी चैप्टर से। देखो इस पेपर में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने को भी मिल रही है, तो थोड़ा सा लेवल अप हो गया है इस क्वेश्चन में, और मैंने जैसा कि आपको बताया उसी तरीके से है ये, ठीक है। X is 30 year and Indian national furnishing the following particular for the assessment year 2021 to 22। 21 से 22 तक का हमारे पास है कि X एक पर्सन है, उसकी बेसिक सैलरी है 2,16,000, फिर बोनस है 42,000 का, CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है 14,000 के। फिर कह रहा है देयर इज़ अ कार विच इज़ ओन्ड बाय X फॉर द पर्सनल एंड द ऑफिशियल पर्पस, और एक्सपेंडिचर विच इज़ रीइम्बर्स बाय एम्प्लॉयर विच इज़ 1,58,000 as per the certificate issued by the employer, and 1,22,000 is attributable toward official use of the car. Interest on listed venture which is paid on 17 December 2020, and there is TDS of 10% and amount is 9,000. Winning from lottery amount received on 1st March and इसके बाद TDS है इसके अंदर भी, और अमाउंट है 35,000। डिविडेंड ऑन द शेयर इन इंडियन कंपनी वो है 2,50,000। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू RPF 1,28,400। इंश्योरेंस प्रीमियम है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के। देन डिटरमाइनिंग द नेट इनकम पेबल ऑफ X फॉर द असेसमेंट ईयर। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। टैक्स के अंदर हमारा एक चैप्टर आता है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है और 14 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 6th। अब ये लीवरेज का क्वेश्चन आ गया है। ABIT है कंपनी का, वो 12 लाख है, एंड द कंपनी विल बी कंसिस्ट ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ 20 लाख, 15% प्रेफरेंस शेयर 30 लाख के, इक्विटी शेयर है 5 लाख के, टैक्स रेट है 20%, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड EBIT अगर इंक्रीज हो 100% से तो क्या होगी। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला लगाना है और फिर उसके बाद डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करना है। अब ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बिजनेस फाइनेंस यूनिट से, ठीक है। बी पार्ट है व्हाट इज़ मनी मार्केट एंड डिस्कस इट्स फीचर एंड फंक्शन। तो ये मनी मार्केट का थियरी का क्वेश्चन है। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट मनी मार्केट आपका शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर 1 ईयर के लिए आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या करते हो, रेज करते हो, तो इसमें क्या फीचर होंगे क्या नहीं वो बताना है। RBI का ये पूरा का पूरा फंक्शन है, RBI ही मनी मार्केट को पूरी तरह से रेगुलेट जो है वो करता है। 7 का ए पार्ट है एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ बाय बैक प्रोविजन विच इज़ लेड डाउन इन सेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट। कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो बाय बैक के अंदर आते हैं और सेक्शन नंबर 68 में आपके बताए गए हैं। व्हाट इज़ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, हाउ इट इज़ सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड जो सुपीरियर उससे कैसे वो अलग है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उसकी पहले एक्सप्लेनेशन करनी है। तो दोनों ही पॉइंट हैं जो वो ऑब्जेक्टिव हैं FM के, ठीक है। जब आप अप्रोचेस पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ही आपको ये ऑब्जेक्टिव का भी टॉपिक पढ़ना होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर है जैन लिमिटेड है कोई जो ऑथराइज कैपिटल रखती है 30 लाख की, 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच, ट्रायल बैलेंस दिया है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हमें, और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। रेंट है आउटस्टैंडिंग, प्लांट है परचेज़ किया गया, डेप्रिसिएशन है प्लांट के ऊपर 20% का, फर्नीचर पर 10% का है,
प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट्स है, कंपनी के पास डिविडेंड है 10% का, 30% इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, डिवेंचर है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनानी है प्लस बैलेंस शीट बनानी है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल नंबर 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, उसके मुताबिक ये बनाया गया है। चलो उसके बाद आगे है सेक्शन नंबर बी का पार्ट। यहाँ पर भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं। एनी शॉर्ट नोट है भाई, टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटी, मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ई रिक्रूटमेंट, मैनेजमेंट गेम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, शॉर्ट नोट हैं आपके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। Classical theory has a relevant insight into nature of organization, but the value of this theory limited by its narrow concentration on formal anatomy of organization। अब ये क्लासिकल थियोरी अप्रोचेज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसको लेकर के एक्सप्लेनेशन है ये। तो क्लासिकल थियोरीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन आपने करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पार्ट 2 पार्ट में है। Effective leadership is the function of 3 factors, that is leader, the lead and the situation। तो लीडरशिप के इफेक्टिवनेस को लेकर कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं वो यहाँ एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट है वाई डू एम्प्लॉयज़ इन अ ट्रेड यूनियन, कि भाई जो एम्प्लॉय है वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करते हैं तो क्यों करते हैं। एंड डिस्कस द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द यूनियन, और जो ट्रेड यूनियन है उनका रोल क्या है जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी इफ़ेक्ट होती है। 12th क्वेश्चन, डिस्कस द फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई आपको बताना है कि फंक्शनल और डिसफंक्शनल एस्पेक्ट हमारे क्या क्या हैं। बी पार्ट है जॉब एनालिसिस। हाउ इज़ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल इन HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किस तरीके से आपका जॉब एनालिसिस ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वाई इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल नेसेसरी इन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस एनी 2 टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यह परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक एक्सप्लेन करनी है पार्ट ए में, और इसमें एम्प्लॉय वेलफेयर को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है जो, उसमें देखिए सेवरल फ्रिंज बेनिफिट आर ऑफर टू एग्जीक्यूटिव टू मोटिवेट दैम एंड रिटेन दैम विद द एंटरप्राइज, कि कुछ फ्रिंज बेनिफिट हैं जो ऑफ़र किए जाते हैं ताकि वो मोटिवेट हो पाएँ और उन्हें रिटेन किया जा सके एंटरप्राइज में। तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। इंटरव्यू इज़ द लीस्ट एंड वैलिड मेथड ऑफ सिलेक्शन, इंटरव्यू सिलेक्शन का वैलिड मेथड है क्यों, तो इम्पोर्टेंस बतानी है इंटरव्यू की। क्वेश्चन नंबर 15 है जॉब इवैल्यूएशन डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ ए जॉब एंड नॉट फॉर अ जॉब होल्डर, तो ये क्या करता है, जॉब एनालिसिस हमारे जॉब होल्डर को उसके जॉब के वर्थ बताता है। डिस्कस इन ब्रीफ द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में क्या क्या आएगा वो नेचर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 16, सोशलाइजेशन इज एन एक्सरसाइज अडेप्टेशन टू न्यू वर्क इन्वायरमेंट, कमेंट, डिस्कस इन ब्रीफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको बताना है कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये आपका कंप्लीट एक टेस्ट पेपर है जो आपने सॉल्व करके देखना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जितने भी हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने भी ये क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे जब आप सब्जेक्टिव पेपर देंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इन्हीं तरह के टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी हुई है तो फिर आप वहाँ पर आराम से लिख के आ सकते हो।
फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, चाहे वो थियरी आए, फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज को कमांड करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा है, जो मैं करवा सकता हूँ वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उन्हें ज्वाइन करके रखिए ताकि ये जो PDF है वो आपको मिल पाए, क्योंकि सारी PDF व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर की जाती हैं, वहीं पर ज्वाइन करो। और दूसरा, अगर आपको आंसर समझने होते हैं तो वो भी आप वहाँ पर मैसेज अप कर सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ इस तरह से, और अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें चैनल के साथ, और भी इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।